ठाक हो। अच्छा मुझे बताइए कोई इश्यूज हैं, अगर कोई प्रॉब्लम्स डिस्कस करने हैं, प्रीवियस एमसीक्यूज किए थे उसमें कोई इशू है, यू मे आस्क मी, यू मे डिस्कस विद मी। आयशा खान, आयशा नोटिफिकेशन नहीं है मेरे पास, कंफर्मेशन दी थी, चलें ठीक है। मैम ये जो आपने होम असाइनमेंट में एग्जांपल दी थी एबीसी जी टेक्सटाइल्स वाली, ठीक है। उसमें मैम जो 10 वाला पॉइंट है ना, बाकी तो अच्छा सारा हो गया मुझे था, जो 10 वाला बेटा पॉइंट है पेज नंबर बताओ, पेज नंबर बताओ। मैम मेरा डिफरेंट है। आपका डिफरेंट है, अच्छा चलो मैं अभी क्वेश्चन निकाल लूँ फिर हम डिस्कस। 296 पेज नंबर 296, थैंक यू हामिद। हाँ जी बेटा अब पूछिए। मैम इसमें जो 10 वाला पॉइंट है ना, वो उसको शो नहीं कर रहा 25,000 को, वो क्यों नहीं शो कर रहा, बस ये पूछना। 10th वाला चेक इशू टू अ सप्लायर वाज टाइम बियर्ड एज ऑफ जनवरी 2nd 2014। वो इसको क्यों नहीं कर रहा, टाइम बियर्ड है, अभी उसमें टाइम रहता है। आप रिकॉन्सिलेशन कब की कर रहे हो बेटे, दिसंबर की कर रहे हो, तो वो 2 जनवरी का चेक है जो कि आपने सप्लायर को इशू किया है। अब आपने इशू किया देन डेफिनेटली आपने उसको पेमेंट साइट पे रिकॉर्ड नहीं किया होगा। अगर किसी एक बुक में भी रिकॉर्ड होता तो वो क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर देता। उसने सिंपल लिख दिया कि जनाब 25,000 का आपने टाइम बेस्ड चेक, पोस्ट डेटेड चेक है जिसकी डेट है 2 जनवरी, हम रिकॉन्सिलेशन करें दिसंबर की, तो ये दिसंबर की पेमेंट्स नहीं है, इसलिए वो दिसंबर में इसको कंसिडर नहीं कर रहा। हम कंसिडर तब करते अगर किसी एक बुक में मिस्टेकनली रिकॉर्ड होता तो उसमें से निकाल देते या दूसरे में डालते, तो ये रिकॉन्सिलेशन में इसलिए नहीं आ रहा। अंडरलाइन कर दीजिए इस चीज को, टाइम बियर्ड एज ऑफ 2 जनवरी 2014। ठीक है आयशा बेटे। जी मैम हो गया, हो गया हो गया कंफर्म, हो क्लियर, गया। चल जी मैम। ठीक है बेटे। मैम मैंने ना एबीसी हाँ टेक्सटाइल जी वाले से ना ये थर्ड वाला पूछना था आपसे। जी मैम बेटा उसने पूछो। ट्रस्ट जो है हमसे ओवरड्राफ्ट मतलब कि हमसे ज्यादा ले लिया है बैंक वालों ने। Markup on overdraft charged by the bank on 2nd January 2014 was recorded in the cash book bank book on 31st December 2013। अच्छा ये मार्कअप ओवरड्राफ्ट पे है, बैंक ने हमसे कब चार्ज किया जाके 2 जनवरी को, तो इसका मतलब बैंक ने जी हमारी ये जो पेमेंट्स हैं ये 2 जनवरी की पेमेंट्स, मतलब जनवरी के मंथ की पेमेंट्स हैं, बैंक ने जनवरी में ही रिकॉर्ड किया होगा। हमने इसको क्यों दिसंबर में पेमेंट्स को रिकॉर्ड कर लिया, जबकि ये दिसंबर की पेमेंट्स है ही नहीं है, ये जनवरी की पेमेंट्स हैं, तो कैश बुक में से पेमेंट्स को निकाल दो डेबिट करके। ठीक हो गया। और मैम ये एमसीक्यू हाँ एमसीक्यू जी हाँ नंबर ना जी सिर्फ 5 करवा दीजिएगा, बाकी सब हो गया। ठीक है। एमसीक्यू नंबर 5, चलें जनाब एमसीक्यू नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इसमें क्या कहता है, बिजनेस आइडेंटिफाइड देयर इज डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड द बैलेंस एज पर द बैंक स्टेटमेंट ऑन 28 February। ऑन इन्वेस्टिगेशन इट वाज रिवील्ड दैट बैंक डेबिट अकाउंट ऑफ बिजनेस फॉर ₹30 बैंक चार्जेस एंड स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट्स 150। इसमें देखो बेटे बैंक ऑलरेडी इनको डेबिट कर चुका है, पेमेंट्स हैं, अब हमने कैश बुक में इन पेमेंट्स को क्रेडिट करके रिकॉर्ड करना है, तो 30 भी क्रेडिट हो जाएगा, कैश बुक में 150 भी क्रेडिट हो जाएगा। बैंक इरोनियसली डेबिट बैंक अकाउंट ऑफ बिजनेस फॉर अ चेक ऑफ 40। बैंक ने गलती से डेबिट कर दिया था, इसकी करेक्शन बैंक स्टेटमेंट में ही होगी। बैंक ने गलती से डेबिट किया, रॉन्ग डेबिट को सही करने के लिए हम 40 को क्रेडिट कर देंगे। Business has credited the bank account for quarterly interest income of 150। बैंक ने क्रेडिट किया, हमें कहीं से इंटरेस्ट इनकम आई है, बैंक ने क्रेडिट कर दिया, रिसीट्स में शो कर दिया, कैश बुक में हमने इन रिसीट्स को डेबिट करके शो करना है 150। What is the total amount of adjustment to be made in the cash book of the business? कैश बुक में जो टोटल एडजस्टमेंट आ रही है कितनी अमाउंट की आ रही है, एक तो 30 और 150 हमने क्रेडिट किया था, 180 से बेटा वो क्रेडिट हो रहा है और 150 से डेबिट हो रहा है, तो इसका मतलब इसका राइट ऑप्शन ए बनता है। मैम इसने वी दिया हुआ। उसने भी किया हुआ है, वो सही कर लो फिर उसको, क्योंकि 300 तो किसी तरह नहीं, 150 की कोई अमाउंट हम स्किप तो नहीं कर रहे, नहीं कोई भी मैम स्किप नहीं हो मेरा भी रही। 150 बन रहा है, हाँ बस ए उसने ऑप्शन, 300 ए लिखा है इस ऑप्शन, वजह ए से। ऑप्शन राइट है, नहीं बेटे 150 के और कहीं पे भी अमाउंट नहीं है, ए ऑप्शन राइट बनता है, यस मैम इसको आप क्लियर ठीक मैम। कर लीजिए। अब मोहम्मद अली का क्वेश्चन भी लेते हैं।
जी मोहम्मद अली। मैम ये वाला जो आपने मोहम्मद अली आपका माइक का कोई इशू आ रहा है? मैम जी वाला जो आपने कोर्स ने क्रेडिट किया हुआ है मैम। क्या? मैम आवाज आ रही है? अब आइए, कौन से क्वेश्चन पे जाऊं? मैम मैम आपने जो 5 वाला क्वेश्चन किया है ना, इसमें उसने बिजनेस को क्रेडिट किया हुआ है। बिजनेस को क्रेडिट किया मतलब कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना ना। एमसीक्यू मैम नंबर 5 की बात कर रहे हो? यस मैम, एमसीक्यू नंबर 5 की। हाँ, उसने क्या किया हुआ है? बिजनेस हैज क्रेडिट बैंक अकाउंट, यानी कि उसको अपना ये बैंक अच्छा, अकाउंट यानी कि कैश हाँ बुक को हाँ कह हाँ, रहे हैं। ठीक है, यस यस यस। यहाँ पे क्या है, बिजनेस हैज क्रेडिटेड द बैंक अकाउंट, बिजनेस ने क्रेडिट किया हुआ है इनकम को 150 से, बिल्कुल ठीक है। इसमें क्या है देखो बेटे, ये बैंकर ने नहीं किया, बिजनेस ने किया हुआ है, जिसको हम बैंक पढ़ के गए। बिजनेस ने इनकम को क्रेडिट किया हुआ है, जबकि इनकम हमारी रिसीट्स हैं, और रिसीट्स जो होती हैं वो कैश बुक में डेबिट होती हैं, ये रॉन्गली क्रेडिट है, इसलिए उसको डबल अमाउंट से रेक्टिफाई करो, फिर बी ऑप्शन राइट बनता है। बिजनेस ने गलती से क्रेडिट किया, बिजनेस हैज इरोनियसली क्रेडिटेड। हाँ जी बेटे। मैम एक बात और पूछनी है, 11 वाला क्वेश्चन ये देखें, 11 वाला एमसीक्यूज। अच्छा, 11 वाले एमसीक्यू में चलते हैं बेटे। हाँ जी, पूछिए। मैम इसके बारे में ये बता दें कि ये नहीं, यानी कि इसका आंसर मैच अब नहीं बैंक कर रहा। स्टेटमेंट अभी देखते हैं, ठहरो। अब बैंक स्टेटमेंट शोज अ बैलेंस ऑफ 4000 क्रेडिट। बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पे 4000 लिखा। On यस मैम। examining the bank statement, it was found that check of 600 deposited in the bank as per cash book, not yet on the bank statement. आपने एक चेक डिपॉजिट करवाने के लिए भिजवाया है, लेकिन अभी तक बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ, अनक्लियर्ड चेक है, बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट किया। यस मैम हो गया। फिर उसके बाद है चेक ऑफ ₹1000 इशूड बट नॉट येट अपीयर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट। अब चेक इशू किया हुआ बैंक स्टेटमेंट में शो नहीं हो रहा, अनप्रेजेंटेड चेक है, पेमेंट के अगेंस्ट है, पेमेंट बैंक स्टेटमेंट में डेबिट, मतलब 4000 क्रेडिट, 600 क्रेडिट, 1000 डेबिट। फर्दरमोर द कैश बुक शोज अ डिपॉजिट इंटरेस्ट रिसीव्ड। कैश बुक में आपको इंटरेस्ट रिसीव शो हो रहा है, मतलब रिसीट्स कैश बुक में शो हो रही है, बैंक स्टेटमेंट में नहीं है, तो बैंक स्टेटमेंट में रिसीट्स को शो करवा दीजिए, और बैंक स्टेटमेंट में रिसीट्स क्रेडिट साइड पे होती हैं। तो उसके बाद कैश बुक का बैलेंस आपसे पूछा हुआ है, मतलब आपको इस क्वेश्चन में बैंक स्टेटमेंट का बिगिनिंग बैलेंस दे दिया गया, कैश बुक का नहीं दिया हुआ। तो अब क्या करोगे, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट का दिया हुआ है, तो बैंक स्टेटमेंट को पहले देखो उसका एडजस्टेड बैलेंस कितना आ रहा है। हमने किया 4000 क्रेडिट प्लस 600 भी क्रेडिट किया था, प्लस ये वाला 100 क्योंकि इनकम है, रिसीट्स हैं, क्रेडिट होंगी, प्लस 100 क्रेडिट माइनस 1000 का अनप्रेजेंटेड डेबिट। तो बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली अगर एडजस्टेड बैलेंस आपके पास 3700 आ रहा है, तो कैश बुक का भी एडजस्टेड बैलेंस 3700 ही आएगा। अब क्योंकि कैश बुक में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई भी करेक्शन नहीं हमें, और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ी, इसका मतलब है कि जनाब कैश बुक का अनएडजस्टेड और एडजस्टेड दोनों बैलेंस 3700 है। ठीक हो गया मैम। ठीक है। हाँ जी और बेटे मैम ओके। ओके, अब मोहम्मद अली बात कर रहे थे। यस मैम। ठीक है। अब बेटे ये दूसरा नाम मैं कंप्लीटली पढ़ नहीं पा रही, चौधरी ए मुझे इतना ही शो हो रहा है। मैंने बेटे आपको भी अनम्यूट किया हुआ, आपका क्या क्वेश्चन है? वालेकुम अस्सलाम। मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम अतीब बात कर रहा हूँ मैम। मैंने ये एबीसी टेक्सटाइल्स की जो एग्जांपल थी ना मैम, इसकी जो 8वीं एडजस्टमेंट है नंबर 8, वो वाली बता दीजिएगा प्लीज जरा, जी डिस्काउंट। बेटे बिल्कुल अतीब, अभी आते हैं बेटे उस तरफ। 260 मेरा ख्याल, 296 मेरा ख्याल बताया था। यस हाँ मैम 296। 296। अब बताओ कौन सी एडजस्टमेंट? मैम नंबर 8। नंबर 8 पे जाते हैं, डिस्काउंट अलाउड वाला। यस मैम। अच्छा, डिस्काउंट अलाउड की वो क्या बात कर रहा है, कहता है डिस्काउंट अलाउड ऑन द प्रॉम्प्ट पेमेंट टू द कस्टमर्स हैज बीन इंक्लूडेड इन द कैश बुक बैंक बुक 10,500। यस मैम। बेटे जो डिस्काउंट अलाउड होता है वो कैश बुक की कौन सी साइड पे आता है? हैज बीन इंक्लूडेड इन द कैश बुक बैंक बुक
कैश बुक में आपने डिस्काउंट अलाउड को गलती से लिख दिया। देखो डिस्काउंट अलाउड जो है, आपको 3 कॉलम कैश बुक याद है? यस मैम। ठीक है, उसमें जनाब अमाउंट के 3 कॉलम्स, कैश बुक की तीन डेबिट column साइड है। पे भी और क्रेडिट साइड पे भी। जो डिस्काउंट अलाउड होता है बेटे वो कैश बुक की डेबिट साइड पे आता है, और जो डिस्काउंट रिसीव्ड होता है वो कैश बुक की क्रेडिट साइड पे आता है। डिस्काउंट की अमाउंट को हम डिस्काउंट के कॉलम में लिखते हैं, हम कैश या बैंक के कॉलम में नहीं लिखते, ये मैम। ऐसा है ना? डिस्काउंट की अमाउंट को हम डिस्काउंट के मैम। ही कॉलम में लिखते हैं, नो डाउट आती वो कैश बुक में ही है, लेकिन यहाँ पे ना कैश बुक के बैंक कॉलम में बेसिकली आपने डिस्काउंट की अमाउंट लिख दी है। बैंक के कॉलम में सिर्फ वो अमाउंट आनी चाहिए जो आपने कस्टमर से रिसीव की। जैसे इसको समझाने के लिए मैं आपको बताती हूँ, ये लास्ट टाइम भी स्टूडेंट को इशू आया था। ये देखो बेटे, फर्स्ट कीजिए मैंने अपने कस्टमर से 10,000 लेना था। अब कस्टमर ने क्या किया, मुझे चेक के थ्रू पेमेंट कर दी है, 9500 की पेमेंट कर दी है, और हमने उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया 500 का। तो कस्टमर को हम अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे 10,000 से। अब कैश बुक में बैंक के कॉलम में 9500 की अमाउंट चाहिए, जानी चाहिए थी, डिस्काउंट की अमाउंट नहीं जानी चाहिए थी। लेकिन आपसे गलती से हुआ क्या, आपने डिस्काउंट की अमाउंट को भी बैंक के कॉलम में लिख दिया, आपने यू एंट्री कर दी। आपने बैंक अकाउंट को 9500 से डेबिट करने की बजाय 10,000 से डेबिट कर दिया, और अकाउंट रिसीवेबल को तो 10,000 से क्रेडिट ही होना चाहिए था, क्रेडिट ही किया। आपने डिस्काउंट की अमाउंट भी गलती से बैंक अकाउंट में डेबिट कर दी, तो बैंक अकाउंट गलती से डेबिट हो गया, उसकी करेक्शन कैसे करोगे? बैंक 500 से ज्यादा डेबिट है, अब वो जितने से भी मतलब यहाँ आपकी बुक में तो उसने अमाउंट ली भी ना 10,500, हमारे पास एग्जांपल में क्या 500 से ज्यादा डेबिट कर दिया, जितने से ज्यादा डेबिट हो गया उसको क्रेडिट करके ठीक कर लो। तो 10,500 की डिस्काउंट की अमाउंट गलती से बैंक कॉलम में चली भी है, ये उसे लिखना चाहिए था कैश के बैंक कॉलम में, गलती से ये अमाउंट लिख दी है। तो अब बैंक में से कम करो, तो बैंक को कम करोगे तो क्रेडिट करोगे 10,500 बैंक बुक में। थैंक यू सो मच मैम। अतीब बात समझ में आई है? और जी कोई मैम, थैंक एमसीक्यू यू सो नहीं मच, समझ आ गई। है? और कोई एमसीक्यू नहीं है? मैम एमसीक्यू से है, मैंने एक मिनट मार्क किया हुआ था, मैं आपको देख के बताता हूँ। अच्छा चलो, मैं जब तक बाकी स्टूडेंट के क्वेश्चंस ले लूं। हाँ जी बेटे, अब मैंने किस जी किस को मैम। अनम्यूट। हाँ जी, और कौन है? मोहम्मद, शोएब, फिर फाहद, आपकी बारी आती है अभी। मैम जी बेटे। मैम ये काइंडली टाइम बार चेक्स एक्सप्लेन कीजिएगा। पोस्ट डेटेड चेक्स जिनकी देखो ना, उसने लिखा ये टाइम बेस्ड चेक ऑफ 2 जनवरी। जी जी, ये वाला ही। हाँ जी, इसको क्या हुआ? मैम इसको एक्सप्लेन चेक आपने कीजिए इश्यू कि तो, हाँ हाँ, क्या क्या एक्सप्लेन करूं बेटे? मतलब कि ये दिसंबर का चेक बनता है कि सर नहीं बेटे, उसने जनवरी क्या का? लिखा हुआ है? टाइम बियर्ड एज ऑफ, टाइम बियर्ड एज ऑफ 2 जनवरी। दिसंबर में इशू किया है, लेकिन इस चेक के अंगेज में पेमेंट जनवरी को होनी है, क्योंकि आपने चेक के ऊपर जब लिख दिया 2 जनवरी तो ऑर्डर दे दिया बैंक को कि बिफोर 2 जनवरी इसके अंगेज में पेमेंट नहीं हो सकती। ये जनवरी के मंथ की पेमेंट्स हैं और दिसंबर के मंथ की पेमेंट्स नहीं है। तो ठीक है, ये दिसंबर के मंथ की पेमेंट नहीं है और कहीं पे भी उसको रिकॉर्ड नहीं किया, तो हमने ऐसे ही किया, इसलिए उसकी एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है मैम। ठीक है। और हाँ जी फाहद। जी फाहद, आप क्या पूछना चाह रहे थे? फाहद आपकी आवाज नहीं आ रही बेटे। अतीब, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? मैम वो एमसीक्यूज देख रहा था, मार्क नहीं किया हुआ वो। चलें चले मैम, अगर मुझे मैं हैंड पूछ लेता डाउन, हूँ। ठीक है, देन लोअर योर हैंड। यस मैम, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। जी जनाब, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9। अली, आप कुछ पूछना चाह रहे हो बेटा? मैम आपसे ये पूछना है कि
एक बार मैम दोबारा ये कंफर्म कर दें कि एरर जब आता है तो पोस्टिंग डबल किस में करते हैं और किस में नहीं हाँ, करते? हमने बेटा ये देखा एरर, हमने एरर्स का ही चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करना है। मैक्सिमम जो एरर्स हो सकते हैं उनकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे और हमने सीखना है कि जब वो एरर्स हो जाते हैं उनको रेक्टिफाई कैसे किया जाए। यही चीजें हमने चैप्टर नंबर 9 में सीखनी है। उसमें ये बैंक रिकॉन्सिलेशन के भी सारे एरर्स रिकवर हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे। रिकवर तो हो गए, रिवाइज हो जाएंगे। मैम आपसे मैम आपसे एक और क्वेश्चन पूछना है कि बैलेंस एज पर कैश बुक आफ्टर एडजस्टमेंट, ये कैश बुक की यानी कि कैश लेजर में पोस्ट करने के बाद नो बता रहे हैं? आफ्टर रिकॉन्सिलेशन, जो आपके पास आफ्टर रिकॉन्सिलेशन बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक का सेम बैलेंस आता है आफ्टर रिकॉन्सिलेशन, उसे एडजस्टेड बैलेंस कहते हैं। ठीक हो गया। जी बेटे, आज हमने स्टार्ट लेना है चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन। मैंने पहले भी बताया था, अब भी ऑनवर्ड बताती हूँ। ऑनवर्ड जितने चैप्टर्स हैं बेटे वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो मस्ट एग्जामिन होते हैं, तो इससे फोकस कीजिएगा। ट्राई कीजिए कि कोई भी लेक्चर आपका मिस नहीं हो। खास तौर पे जब भी नया चैप्टर मैं स्टार्ट करवाती हूँ उसका इंट्रोडक्शन पहले दे देती हूँ, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। नाउ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। बेटे रेक्टिफिकेशन का मतलब है करेक्शन ऑफ एरर्स। एरर्स, मिस्टेक्स। हम अकाउंटिंग मैनुअल कर रहे हों या कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम हो, हमारे पास डाटा एंट्री तो ह्यूमन बीइंग ही करेगा और उसमें एरर्स हो जाते हैं। अब एरर्स हो जाते हैं, मिस्टेक्स हो जाती हैं, हमें उन्हें रेक्टिफाई करना है, हमें उन्हें करेक्ट करना सीखना है। उनको करेक्ट करने से पहले लेट्स डिस्कस टाइप्स ऑफ एरर्स। हमें कौन कौन से एरर्स फेस करना पड़ेंगे और किन किन एरर्स को हमें करेक्ट करना है, तो हम पहले जनाब उनकी टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ओमिशन एरर्स। बेटे ओमिशन का मीनिंग होता है भूल जाना। क्या भूल गए, या कोई ट्रांजैक्शन इंकर्ड हुई, डॉक्यूमेंट जनरेट हुआ, उसकी जर्नल में एंट्री करना भूल गए, ना डेबिट किया ना क्रेडिट किया। या फिर ये भी पॉसिबल है कि जनाब ट्रांजैक्शन इंकर्ड हुई, डॉक्यूमेंट जनरेट हुआ, आपने उसे जर्नल में तो रिकॉर्ड कर लिया, जर्नल के बाद जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमारी सेकंड बुक ऑफ अकाउंट लेजर्स में ट्रांसफर होती है। इंफॉर्मेशन हम लेजर्स में पोस्टिंग किया करते हैं। डेबिट ऑस्पेक्ट भी ट्रांसफर होता है और क्रेडिट ऑस्पेक्ट को भी हम ट्रांसफर करते हैं। जर्नल एंट्री कर दी या क्रेडिट करना भूल गए या क्रेडिट में पोस्टिंग करना भूल गए, भूल जाना, ओमिट हो जाना, ट्रांजैक्शन को लिखना जर्नल में भूल गए या लेजर में उसकी ट्रांसफरिंग करना भूल गए या लेजर्स में ले गए, क्लोजिंग बैलेंसेस फाइंड आउट किए, उसे ट्रायल बैलेंस में कैरी फॉरवर्ड करना भूल गए, भूल जाना, ये कहलाता है आपका ओमिशन एरर। ओमिशन एरर बेटे दो तरह के होते हैं। एक कैटेगरी में कंप्लीट ओमिशन, और कैटेगरी नंबर बी में पार्शियल ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन क्या है? नो डेबिट नो क्रेडिट, ना डेबिट किया ना क्रेडिट किया, जर्नल एंट्री ही नहीं पास की, या फिर जर्नल एंट्री पास करने के बाद जो उनके डेबिट क्रेडिट ऑस्पेक्ट्स हमने दो डिफरेंट अकाउंट्स में ट्रांसफर करने होते हैं, ना डेबिट को ट्रांसफर किया इफेक्ट ना क्रेडिट इफेक्ट किसी भी लेजर में ट्रांसफर किया, डेबिट और क्रेडिट दोनों मिस हो गए। दिस इज कॉल्ड कंप्लीट ओमिशन। इसको कैसे रेक्टिफाई किया जाए? बेटे अगर आपने लिखा ही नहीं है ट्रांजैक्शन को, उसको दुरुस्त कैसे करोगे, उसको करेक्ट कैसे करोगे? एंट्री पास कर दोगे। सेल्स की एंट्री हमने जर्नल में रिकॉर्ड नहीं की, जर्नल में रिकॉर्ड कर दें।
जर्नल में सेल्स की ट्रांजैक्शन को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं? अगर कैश सेल्स हो तो कैश टू सेल्स, और अगर क्रेडिट सेल्स हो तो अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स। पोस्टिंग नहीं की, रिसीवेबल के अकाउंट में पोस्टिंग नहीं की तो रिसीवेबल को डेबिट करते हैं, डेबिट कर दीजिए, सेल्स को क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट कर दीजिए। तो ओमिशन जो आपके एरर्स होते हैं उनको रेक्टिफाई करना सबसे आसान होता है कि जनाब आपने डेबिट भी नहीं किया, क्रेडिट भी नहीं किया, तो जिसको डेबिट होना चाहिए उस एस्पेक्ट को डेबिट कर दीजिए, और जिसको क्रेडिट होना चाहिए था, क्रेडिट नहीं किया, उस एस्पेक्ट को क्रेडिट कर दीजिए। एक है कंप्लीट ओमिशन, तो इसमें आपको डेबिट भी करना पड़ेगा और क्रेडिट भी करना पड़ेगा। फिर इसके साथ है पार्शियल ओमिशन। पार्शियल ओमिशन में क्या है? आइदर डेबिट और क्रेडिट, या डेबिट किया या सिर्फ क्रेडिट किया। इसको रेक्टिफाई क्या करोगे? जिसको डेबिट करना था वो ऑलरेडी डेबिट है, जिसको क्रेडिट होना चाहिए था वो क्रेडिट पोस्टिंग करना आप भूल गए तो क्रेडिट कर दीजिए। एक चीज जो मैं पहले ही आपको बता दूं कि बेटे मैनुअल अकाउंटिंग हो या आपके पास कंप्यूटराइज्ड हो, हमारे अकाउंटेंट के पास इरेजर, वाइटो, एडिटिंग या डिलीट का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता। अगर मिस्टेक हो जाती है तो उन मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए हम एंट्रीज की ही हेल्प लेते हैं, और वो एंट्रीज जो हमारे एरर्स को रेक्टिफाई करेंगी, वो एंट्रीज जो हमारे एरर्स को करेक्ट करेंगी, उन एंट्रीज को हम बोलते हैं रेक्टिफाइंग एंट्रीज। हम रेक्टिफाइंग एंट्रीज के थ्रू अपने एरर्स को सही करते हैं। तो जनाब अभी हमने क्या डिस्कस किया? फर्स्ट टाइप ऑफ एरर जो सबसे सिंपल है और मोस्टली हो जाया करता है, ओमिशन एरर। ओमिशन का मतलब भूल जाना। दो तरह के ओमिशंस होते हैं, कंप्लीट ओमिशन एंड पार्शियल ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन में क्या है कि कंप्लीटली एंट्री ही आप भूल गए करना, या जर्नल में या लेजर में ना डेबिट आपने इफेक्ट को रिकॉर्ड किया ना क्रेडिट इफेक्ट को रिकॉर्ड किया। और पार्शियल ओमिशन में या डेबिट रिकॉर्ड कर दिया, क्रेडिट रिकॉर्ड करना भूल गए, या क्रेडिट रिकॉर्ड कर दिया और डेबिट को रिकॉर्ड करना भूल गए, तो जो एस्पेक्ट आप भूल गए हो उसको रिकॉर्ड कर दो। कैसे रिकॉर्ड करोगे? डेबिट भूले, उसे डेबिट होना चाहिए था, डेबिट ही कर दो। क्रेडिट भूल गए, उसको क्रेडिट होना चाहिए था, क्रेडिट करना भूल गए, रेक्टिफाइंग एंट्री में उसको क्रेडिट कर दीजिए। अब देखिए इसको यहां पे हम समझते हैं। ओमिशन एरर्स की मैं बात करूं तो जनाब हम एक उसमें एंट्रीज की हेल्प से उसको समझेंगे। सपोज वो आपको क्वेश्चन में बताता है कि जनाब forgot to record purchase transaction। आप परचेज की ट्रांजैक्शन को लिखना ही भूल गए, तो बेटे लिखना भूल गए, हम क्या करेंगे? रेक्टिफाइंग एंट्री में परचेजेस को रिकॉर्ड कर लेंगे। परचेजेस को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री बनेगी, परचेज अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, और जनाब अगर आपने कैश पे परचेज किया हुआ है, पेमेंट की है, तो कैश अकाउंट को क्रेडिट, और अगर उधार खरीदा हुआ है तो अकाउंट्स पेएबल को हम क्रेडिट कर देंगे। लीजिए इस रेक्टिफाइंग एंट्री की हेल्प से हमने अपने कंप्लीट ओमिशन को रेक्टिफाई कर लिया। अब चलते हैं पार्शियल ओमिशन की तरफ। इस ट्रांजैक्शन को हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, और वो चेंज क्या है? सपोज वो आपको क्वेश्चन में बताता है forgot to transfer debit aspect of purchases। डेबिट एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करना भूल गए। आपकी एंट्री होनी चाहिए थी, परचेजेस को डेबिट होना चाहिए था, कैश या पेएबल को, डिपेंड क्या वो आपकी कैश परचेजेस थी या क्रेडिट परचेजेस थी। आप क्रेडिट एस्पेक्ट जो होना चाहिए था वो तो रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन परचेजेस को डेबिट होना चाहिए था, आप डेबिट करना भूल गए। ये आपका पार्शियल ओमिशन है, इसको हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे? परचेजेस को डेबिट करना था, डेबिट करना भूल गए, तो लीजिए रेक्टिफाइंग एंट्री में आप परचेजेस के अकाउंट को डेबिट कर दोगे। क्रेडिट हम किसको करें?
जनाब रेक्टिफाइंग एंट्रीज हो या एडजस्टिंग एंट्रीज हो या सिंपल आपकी जर्नल एंट्रीज हो, हर डेबिट का एक क्रेडिट होता है, हर क्रेडिट का एक डेबिट हुआ करता है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी फर्दर ऑनवर्ड भी हमने एरर्स की टाइप्स को डिस्कस करना है, आपको दो तरह के एरर्स मिलेंगे, कुछ टू साइडेड होंगे और कुछ वन साइडेड होंगे। जो टू साइडेड एरर्स होते हैं बेटे, वो सेम टाइम में डेबिट को भी इफेक्ट कर रहे होते हैं और क्रेडिट को भी इफेक्ट कर रहे होते हैं। जब हम उनको रेक्टिफाई करने की तरफ जाते हैं तो हमें रेक्टिफाइंग एंट्री के लिए डेबिट भी मिल जाता है और क्रेडिट भी मिल जाता है। जैसा आपके सामने फर्स्ट वन एग्जांपल मैंने कोट की है कंप्लीट ओमिशन की, आपको रेक्टिफाइंग एंट्री में डेबिट भी मिलता है, क्रेडिट भी मिलता है। लेकिन जहां पे भी पार्शियल मिस्टेक्स होंगी जो या डेबिट से रिलेट कर रही होंगी या क्रेडिट से रिलेट कर रही होंगी, उन एरर्स के होने की वजह से आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। चाहे वो पार्शियल एरर्स आपके जर्नल में हुए, वो पार्शियल एरर्स चाहे आपके लेजर्स में हुए, उन पार्शियल एरर्स की वजह से आपका ट्रायल बैलेंस आउट हो जाता है। जबकि हमने पढ़ा हुआ है काउंटिंग साइकिल में कि जनाब अगर हमने डेबिट क्रेडिट की कोई मिस्टेक नहीं की है तो बेटे आपका जर्नल लेजर बनाने के बाद ट्रायल बैलेंस का बैलेंस शुड बी इक्वल होना चाहिए। लेकिन जहां पे पार्शियल एरर्स होंगे, आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा, वो आउट हो जाएगा। और ट्रायल बैलेंस जितनी अमाउंट से आउट हुआ होता है, तब तो हमें उस टाइम में अंदाजा नहीं होता कि हमारे एरर्स कौन कौन से हुए, हमसे मिस्टेक्स कौन कौन सी हुई हैं। तो हम क्या किया करते हैं, आपके ट्रायल बैलेंस की डेबिट और क्रेडिट साइड पे जितनी अमाउंट का डिफरेंस आ रहा होता है, उसके लिए हम एक टेम्पररी अकाउंट ओपन कर लेते हैं जिसका नाम है सस्पेंस अकाउंट। कैसे, ये देखिएगा, इसके पैरेलल जनाब मैं यहां बताऊंगी आपको। यहां पे सपोज कर लेते हैं ये हमारा ट्रायल बैलेंस है, अब जनाब ये ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। हमने बहुत सी अमाउंट्स जो हैं एसेट्स और एक्सपेंसेस की अमाउंट्स डेबिट साइड पे लिखते गए, कैपिटल लायबिलिटीज को क्रेडिट साइड पे लिखते गए। उसके बाद हम जब टोटल किया तो मालूम हुआ कि जनाब हमारी डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 12,000, क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 15,000, तो 3,000 का डिफरेंस है। अब ये 3,000 का डिफरेंस कहाँ है, किस अकाउंट में हमने मिस्टेक की, स्टार्ट में हमें आइडिया नहीं होता। हम क्या करते हैं, जो डिफरेंस है उसको अपने ट्रायल बैलेंस को टैली करने के लिए जो डिफरेंस है उसको एक टेम्पररी अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं जिसका नाम है सस्पेंस अकाउंट। अब डिफरेंस हमेशा शॉर्टर साइड पे लिखा जाता है ताकि बोथ डेबिट और क्रेडिट साइड की अमाउंट को इक्वल किया जा सके। डिफरेंस है 3,000 का, डेबिट साइड शॉर्ट है, इसलिए मैंने डेबिट साइड पे 3,000 लिखना है। और इसके बाद होगा क्या, आपकी ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड क्रेडिट साइड के साथ टैली कर जाती है। और टैली करने के लिए ये हमने टेम्पररी अकाउंट ओपन किया जिसका नाम क्या है, सस्पेंस अकाउंट। अब सस्पेंस अकाउंट की का जो बिहेवियर है, ना वो डेबिट होता है ना वो क्रेडिट, कुछ भी हो सकता है इसका बिहेवियर, डिपेंड के डिफरेंस की जो शॉर्टर साइड है वो कौन सी है। अगर ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड शॉर्ट होगी तो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस डेबिट होगा, अगर क्रेडिट साइड शॉर्ट होगी तो सस्पेंस अकाउंट का बिहेवियर क्रेडिट होगा। इसमें अमाउंट कितनी ट्रांसफर होगी, जितना आपकी ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट साइड का डिफरेंस है वो अमाउंट हम सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो जनाब ये टेम्पररी अकाउंट का मैंने इसको नाम दिया। ये टेम्पररी अकाउंट क्यों है, जब तक हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर लेते हमें क्लियर नहीं हो जाता कि 3,000 का डिफरेंस जो ट्रायल बैलेंस में आ रहा है वो किन एरर्स और मिस्टेक्स की वजह से आ रहा है। ये 3,000 की अमाउंट हमारे इस टेम्पररी अकाउंट में रहेगी। लेकिन जैसे जैसे हमारे सामने एरर्स आते चले जाते हैं, हम उनकी रेक्टिफाइंग एंट्रीज पास करते चले जाएंगे, उनको करेक्ट करते चले जाएंगे, ऑटोमेटिकली सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस जीरो हो जाएगा। और सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस जीरो हो गया, बाकी एरर्स करेक्ट हो गए, ट्रायल बैलेंस की अमाउंट टैली हो गई, फिर फाइनली उसके बाद बेटे हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट की तरफ जाते हैं। तो जनाब
अब जितने भी आपके वन साइडेड या पार्शियल एरर्स होंगे जो या सिर्फ क्रेडिट जो या सिर्फ डेबिट से रिलेट कर रहे होंगे, जब आप उनकी रेक्टिफाइंग एंट्रीज पास करोगे ऑटोमेटिकली ये सस्पेंस अकाउंट वहां इन्वॉल्व हो जाएगा। कैसे, ये देखिए, ये आपके सामने एक एग्जांपल है। यहां पे हमने कहा कि अगर कंप्लीट ओमिशन है तो क्या है, ना डेबिट लिखा ना क्रेडिट लिखा, तो जब इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री हम पास करते हैं तो जो जिसको डेबिट होना चाहिए उसको डेबिट कर दिया, जिसको क्रेडिट होना चाहिए उसको क्रेडिट कर दिया। लेकिन जब आप पार्शियल मिस्टेक की तरफ, पार्शियल ओमिशन की तरफ आओगे तो होगा क्या, या डेबिट रिकॉर्ड हुआ होगा या क्रेडिट ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका होगा। जो आप ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हो उसे रेक्टिफाइंग एंट्री में नहीं लेकर आओगे, डबलिंग हो जाएगी। तो यहां पे हम परचेजेस का डेबिट इफेक्ट, नो ठीक है, तो हम परचेजेस का डेबिट इफेक्ट देना भूल गए। हम क्योंकि डेबिट इफेक्ट देना भूल गए तो उसकी रेक्टिफाइंग एंट्री में क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। तो परचेजेस को डेबिट होना चाहिए, नहीं डेबिट हुआ था इसलिए रेक्टिफाइंग एंट्री में डेबिट कर दिया। क्रेडिट किसको करें, परचेजेस के केस में या तो कैश क्रेडिट होती है या पेबल्स वो ऑलरेडी क्रेडिट हो चुके हैं, हम दोबारा से यहाँ क्रेडिट नहीं करेंगे। तो इन रेक्टिफाइंग एंट्रीज में हमेशा जो ऑपोजिट अकाउंट हेड होगा वो सस्पेंस अकाउंट होगा। तो लीजिए, रेक्टिफाइंग एंट्री में हमें डेबिट भी मिल गया और क्रेडिट भी मिल गया। तो जितने भी पार्शियल ओमिशन हुआ करते हैं बेटे, जब हमने उनको रेक्टिफाई करना होगा हमेशा उनमें सस्पेंस अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा। और सस्पेंस अकाउंट का कोई नॉर्मल बिहेवियर नहीं होता, किसी रेक्टिफाइंग एंट्री में वो डेबिट हो रहा होगा और किसी रेक्टिफाइंग एंट्री में वो क्रेडिट हो रहा होगा। ये टेम्पररी अकाउंट होता है जो हम ट्रायल बैलेंस को बैलेंस करने के लिए, इक्वल करने के लिए फॉर द टाइम बिंग ओपन करते हैं। ये अकाउंट तब तक रहता है जब तक हमारे अकाउंट्स में जितनी मिस्टेक्स हैं वो हमारे सामने नहीं आ जाती और वो करेक्ट नहीं हो जाती, रेक्टिफाई नहीं हो जाती, जब तक ये सस्पेंस अकाउंट इन्वॉल्व रहेगा। तो जनाब, हमने फर्स्ट टाइप ऑफ एरर को डिस्कस किया और वो हमारे पास क्या है, ओमिशन एरर। ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना। हम जनाब ट्रांजैक्शन को लिखना भूल गए। तो दो तरह के ओमिशंस हो सकते हैं आपके पास, कंप्लीट ओमिशन एंड पार्शियल ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन का मतलब है कि कंप्लीटली ट्रांजैक्शन आपकी मिस हो गई, ना डेबिट ना क्रेडिट। तो जब इसको रेक्टिफाई करेंगे, जिसको डेबिट होना चाहिए उसको डेबिट कर दोगे, जिसको क्रेडिट होना चाहिए आप उसको क्रेडिट कर दोगे। पार्शियल ओमिशन में डेबिट या क्रेडिट में से कोई एक इफेक्ट आप रिकॉर्ड कर चुके, दूसरा रिकॉर्ड करना भूल गए। जिसको आप रिकॉर्ड करना भूल गए उसको उसके प्रॉपर अकाउंट टाइटल के साथ रिकॉर्ड कर दोगे और डेबिट और क्रेडिट में से जो भी मिस होगा वहां ऑटोमेटिकली सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। तो ये आपके पास एरर की फर्स्ट टाइप है। उसके बाद नेक्स्ट, मैम जी हमने ये जो डेबिट है इसको हमने अंडरकास्ट कर दिया है, मतलब वो भी कि वो इसके बाद के मैं सेकंड तीन, कैटेगरी में, नहीं मैं वो यही सेकंड पूछना कैटेगरी चाह रहा हूँ चलो यहीं से इसी में पूछते हैं। हाँ कि हाँ जो आपने 3000 को आपने मतलब कि सस्पेंस में डाला है, तो ये तो हाँ डेबिट तरफ आ रहा है, तो हम डेबिट नहीं सस्पेंस करेंगे? बेटे, बहुत सारे एरर्स ऐसे होंगे जो डेबिट साइड के होंगे, बहुत सारे क्रेडिट साइड जी के होंगे जिनका नेट रिजल्ट 3000 आ रहा होगा। ये थोड़ा सा ये दोबारा एक्सप्लेन कीजिएगा, जैसे कि ये दोबारा मैं एक्सप्लेन करती हूँ। डेबिट यहाँ तरफ 3000 सस्पेंस, कम आ रहा है। हाँ डेबिट साइड पे 3000 कम आ रहा है तो हमने डेबिट साइड पे जो डिफरेंस था वो सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया। अब जब हम सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे ना बेटे, ये देखो वो ऐसे ओपन होगा। सस्पेंस अकाउंट की डेबिट साइड पे बिगनिंग बैलेंस 3000 का, बाकी कुछ रेक्टिफाइंग एंट्रीज डेबिट साइड पे आएंगी, कुछ क्रेडिट साइड पे आएंगी, जिनको सस्पेंस अकाउंट में पोस्ट करने के बाद आपके सस्पेंस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए 0। जी ठीक है, अब पूछें क्या पूछना चाह रहे हो फर्दर। मैं आपसे बस ये पूछना चाह रहा था कि आप जो 3000 पे सस्पेंस में डाला है, तो हाँ सस्पेंस तो आ रहा है डेबिट वाली लाइन में। हाँ, तो मैंने डेबिट साइड पे कर, देखो उसका बैलेंस भी डेबिट साइड पे लिख दिया उसके अकाउंट में। नहीं वो पूछना ये चाह रहा था, सस्पेंस अकाउंट डेबिट नहीं होगा? तो डेबिट किया ना 3000 से, उसका बिगिनिंग बैलेंस है या बिफोर आपने जो एंट्रीज रेक्टिफिकेशन। पास की हैं उसमें कह रहा हूँ, जो बिगिनिंग एंट्री पास की बैलेंस जो है। है सस्पेंस अकाउंट का, मैं समझ गई आपकी बात। जो बिगिनिंग बैलेंस है आपके पास बेटे ट्रायल बैलेंस, वो सॉरी सस्पेंस अकाउंट का जो बिगिनिंग बैलेंस होता है वो ट्रायल बैलेंस के डिफरेंस की वजह से आता है,
वो जी, डेबिट भी बिल्कुल। हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। इसी तरह जो सस्पेंस अकाउंट रेक्टिफाइंग एंट्रीज में आएगा वो डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। जब हम सारे एरर्स को रेक्टिफाई कर लेंगे, जहां जहां सस्पेंस अकाउंट आ रहा होगा वो सस्पेंस अकाउंट में पोस्ट करोगे, ऑटोमेटिकली ये जीरो हो जाएगा, बट Yes. आफ्टर द करेक्शन ऑफ ऑल द एरर्स। ओके मैम, थैंक यू नहीं मैम। समझ आया? ये देखो, जैसे अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली हुई है ना, उसमें इस एग्जांपल में देखो क्या है, परचेजेस डेबिट और सस्पेंस क्रेडिट है। तो जब मैं जी इसको पोस्ट करूंगी, ये सस्पेंस अकाउंट की ऑटोमेटिकली क्रेडिट साइड पे क्या आएंगी, परचेजेस आएंगी। अब फर्ज बिल्कुल। कर लीजिए ये एक ही एरर था जिसकी अमाउंट 3000 थी और वही एरर यस हमें मिल गया। तो जनाब 3000 आपने यहाँ लिखा, 3000 डेबिट और 3000 आपका क्रेडिट हो गया, तो देखो सस्पेंस अकाउंट में ऑटोमेटिकली बैलेंस क्या हो गया, जीरो हो गया। अब ठीक है, ठीक हो गया, ठीक। यस मैम, अब क्लियर है। अब क्लियर है, चलो यस शाबाश। मैम। तो जनाब ये हमारे पास फर्स्ट टाइप हो गई एरर की। उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं, उन्हें हम जनाब बोलते हैं ट्रांसपोजिशन एरर्स। कुछ और पार्टिसिपेंट्स के क्वेश्चंस? बेटे आपका नोटिफिकेशन चला गया था। जी हसन। मैम ये एक दफा दोबारा समझा देंगे ना, जो 3000 वाला आपने सस्पेंस अकाउंट करता है। अभी जस्ट बेटा मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, देखो इसमें, चलो मुझे बताओ कहाँ से समझ नहीं आया, मैं रिपीट कर देती हूँ। मैम यही कि आपने जो परचेज अकाउंट है और टू सस्पेंस अकाउंट है, तो मैम आपने ट्रायल बैलेंस में 3000 डेबिट साइड पे लिखा है, लेकिन वो किस ऊपर साइड पे अकाउंट के होना अंदर चाहिए? डेबिट ऊपर अकाउंट में भी जो इसका बिगनिंग बैलेंस है, देखो बेटे वो मैंने 3000 ही ट्रांसफर किया है। नहीं मैम, वो नहीं, जो आपने ऊपर परचेज अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट के अंदर, मैम वो सस्पेंस अकाउंट उधर क्रेडिट साइड पे क्यों क्रेडिट हुआ है? देखो जहां पे भी बेटे वन साइडेड एरर्स होंगे, जहां पे या डेबिट की गलती या क्रेडिट की मिस्टेक होगी, तो रेक्टिफाइंग एंट्री में एक वक्त में आपको या डेबिट मिलेगा या क्रेडिट मिलेगा। जहां पे डेबिट मिस होगा या क्रेडिट मिस होगा, वहां सस्पेंस अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने यहाँ सपोज किया कि फर्ज कीजिए आपने परचेसेस की एंट्री तो पास कर ली थी, जब लेजर अकाउंट में डाटा ट्रांसफर करने लगे, क्रेडिट तो कर दिया कैश को या अकाउंट्स पेबल को, परचेसेस को डेबिट करना भूल गए। ठीक है, तो अब रेक्टिफाइंग एंट्री में परचेजेस डेबिट नहीं हुई उन्हें होना चाहिए था, नहीं डेबिट हुई, इसलिए मैंने डेबिट कर दिया। और क्रेडिट किसको करूं? क्रेडिट तो जिसको होना चाहिए था कैश या पेबल को, वो ऑलरेडी क्रेडिट हो चुके हैं, उन्होंने अब दोबारा क्रेडिट नहीं होना। अगर आप उनको दोबारा क्रेडिट कर दोगे, आप एक और गलती कर दोगे, डबल क्रेडिट कर दोगे। तो ऐसे तमाम एरर्स जिसमें एक वक्त में या डेबिट का एरर होगा या क्रेडिट की मिस्टेक होगी, जब हम उन्हें रेक्टिफिकेशन की तरफ जाएंगे, उन एरर्स की रेक्टिफिकेशन की तरफ, तो वहां हमें ये इश्यूज आएंगे कि रेक्टिफिकेशन में या डेबिट मिलेगा आपको या क्रेडिट। अब जैसे यहाँ पे हमें डेबिट तो मिल गया कि परचेजेस को डेबिट होना चाहिए, कर दिया, क्रेडिट किसको करो? सोच के बताओ। मैम वो पहले हुआ होगा, पहले हुआ हुआ ना, लेकिन रेक्टिफाइंग एंट्री में भी, क्योंकि ये भी एक एंट्री है, हर एंट्री में, चाहे वो एडजस्टिंग एंट्री हो, चाहे वो रेक्टिफाइंग एंट्री हो, चाहे वो जर्नल एंट्री हो, हर डेबिट का एक क्रेडिट होता है, हर क्रेडिट का एक डेबिट होता है। परचेजेस के ऑपोजिट में क्रेडिट किसको करूं? मैम अगर तो वो उधार पे है तो पेबल्स को कर दें। अगर मैं यही तो बात बता रही हूँ, ये पार्शियल एरर है। पार्शियल एरर का मतलब ये देखो, मैंने इसको किसके साथ कोरिलेट किया, एरो साइन के साथ, किसके साथ कोरिलेट किया? पार्शियल एरर, आइदर डेबिट, या क्रेडिट किया या डेबिट किया। आप क्रेडिट कर चुके हो, अब कैश या पेबल को क्रेडिट होना चाहिए था, वो ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका, डेबिट लिखना भूल गए थे हम। अब क्या करें? डेबिट लिखना भूल गए, डेबिट लिख दिया, अब क्रेडिट किसको करें? हम सोच में पड़ गए। आप कैश पेबल ऑलरेडी क्रेडिट है, अब मैं दोबारा से इसको यहाँ पे क्रेडिट कर दूंगी, फिर तो मेरी एक और गलती हो जाएगी। एक गलती मैंने सही कर ली, परचेसेस को डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, कर दिया डेबिट। अब कैश एंड पेबल ऑलरेडी क्रेडिट था, दोबारा क्रेडिट करूंगी, वो तो 2 टाइम्स क्रेडिट हो जाएगा, फिर मुझे उसकी रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगी। फॉलो किया मेरी बात को? तो ऐसे जितने भी पार्शियल एरर्स होते हैं बेटे, ऐसे जितने भी एरर्स होते हैं जिसमें एक वक्त में एक साइड की मिस्टेक होती है, या डेबिट या क्रेडिट, जब हम उसकी रेक्टिफिकेशन की तरफ जाएंगे तो वहां हमें ये इश्यू आएगा, या डेबिट साइड मिस होगी या क्रेडिट साइड मिस होगी, वहां सस्पेंस आएगा। ठीक है। ठीक हो क्या? चल
अब जनाब सेकंड टाइप हम डिस्कस करते हैं। इसके अलावा और क्या क्या एरर्स हो सकते हैं? ये तो हमने सिंपल एक टाइप डिस्कस की। कुछ पार्टिसिपेंट्स हसन स्टिल, अच्छा आप ही का, चलें ठीक है। हाँ जी, सेकंड में आपके पास आते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ट्रांसपोजिशन एरर्स। ट्रांसपोजिशन एरर्स या ओरिजिनल एंट्री एरर्स, या फिर इन्हें मैं अंडर ओवरकास्ट भी बोलती हूं, अंडर ओवरकास्ट एरर्स। इनको समझने के लिए देखिए, फर्स्ट कीजिए कोई अमाउंट थी, वो थी 534 एक्चुअल में अमाउंट थी, लेकिन जब हम टाइप करने लगे हमने 543 लिख दिया। टाइप करते वक्त या लिखते वक्त ऐसा हो जाता है ना, डिजिट्स वही हैं, सिर्फ उनकी पोजीशन आगे पीछे हो गई। डिजिट्स की पोजीशन का आगे पीछे हो जाना ट्रांसपोजिशन एरर। अब जब ट्रांसपोजिशन एरर होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, वो स्पेसिफिक हेड या तो ज्यादा लिख दिया या कम लिख दिया, या ओवरकास्ट है या फिर अंडरकास्ट है। तो अब जरा देखो, एक्चुअल में अमाउंट आपके पास 534 थी, मिस्टेकनली आपने उसको लिख दिया 543, ज्यादा अमाउंट लिख दिया, ओवरकास्टिंग कर दी। कितने से ओवरकास्टिंग हुई है, कितने से आपने ज्यादा लिखा? 9 से। आपने 9 रुपीज से इस अकाउंट को ज्यादा चार्ज कर दिया। क्या करें, ओवरकास्टिंग का इशू हो गया, इसको रेक्टिफाई कैसे करें? ओवरकास्टिंग में हमेशा क्या करते हैं, अगर डेबिट ज्यादा लिख दिया उसको सही करने के लिए क्रेडिट किया करते हैं, क्रेडिट ज्यादा हो गया उसको सही करने के लिए डेबिट किया करते हैं। और अंडरकास्टिंग का मतलब ये होता है कि कम चार्ज किया। डेबिट 100 से डेबिट करना था, आपने 90 से डेबिट कर दिया। 100 से डेबिट करना था, 90 से डेबिट कर दिया, 10 रुपीज से डेबिट अमाउंट कम किए। तो जितने से कम डेबिट है और डेबिट कर दीजिए, क्रेडिट कम है और क्रेडिट कर दीजिए। ओवरकास्टिंग में ऑपोजिट करते हैं, ज्यादा डेबिट कर दिया। आपने कैश अकाउंट को 1000 से डेबिट करना था, आपने 1200 से डेबिट कर दिया, 200 से ज्यादा डेबिट कर दिया। तो जितने से ज्यादा डेबिट किया है उसको क्रेडिट करके सही कर लीजिए। ओवरकास्टिंग में हम ऑपोजिट करते हैं, डेबिट ओवरकास्ट हो जाए तो क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट ओवरकास्ट हो जाए डेबिट करते हैं। अंडरकास्टिंग में सेम इफेक्ट देते हैं, डेबिट कम लिखा उसको सही करने के लिए और डेबिट करो, क्रेडिट कम लिखा उसको सही करने के लिए और क्रेडिट करो। और अगर ये चीजें ज्यादा लिख दी गई हैं, डेबिट ज्यादा हो गया या क्रेडिट ज्यादा हो गया, उसको रेक्टिफाई करने के लिए ऑपोजिट इफेक्ट देते हैं। ये चीज जहन में रखनी। अब ये भी दो तरह का हो सकता है, कंप्लीट भी हो सकता है और पार्शियल भी हो सकता है। अब ये देखो, कंप्लीट एंड पार्शियल। चलें परचेजेस की एंट्री ही को कैरी ऑन करते हैं। फर्स्ट कीजिए, परचेजेस की एंट्री तो आपने सही पास की, परचेजेस को डेबिट होना चाहिए, डेबिट ही किया। और कैश पे खरीदा था, कैश को क्रेडिट होना चाहिए, कैश को ही क्रेडिट किया। एंट्री के लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, जिसको डेबिट होना चाहिए डेबिट किया, जिसको क्रेडिट होना चाहिए क्रेडिट किया, डेबिट को डेबिट भी किया, क्रेडिट को क्रेडिट भी किया। आपकी ओमिशन की गलती नहीं हुई। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, एक्चुअल में फर्स्ट कीजिए, यही हम वाली इश्यू ले लेते हैं कि एक्चुअल में अमाउंट थी 534, आपने कंप्लीट में डेबिट में भी ज्यादा 543 लिख दिया, क्रेडिट में भी 543 लिख दिया।
पार्शियल में हम फर्स्ट कर लेते हैं कि हमारी जनाब क्रेडिट साइड पे गलती हो गई, हमने परचेजेस को तो एक्चुअल अमाउंट 534 से ही डेबिट किया, क्रेडिट को ज्यादा क्रेडिट कर दिया 543 से। तो जरा देखिए पहले वाले उसमें जहां मैंने कंप्लीट की हेडिंग दी हुई है वहां कंप्लीट एरर क्या हुआ कि डेबिट की अमाउंट भी गलत लिख दी, क्रेडिट की अमाउंट भी गलत लिख दी, आपका टू साइडेड एरर है। दूसरी तरफ मैंने क्या एज्यूम किया कि एक्चुअल अमाउंट 534 थी, परचेजेस को डेबिट होना चाहिए, परचेजेस को डेबिट तो किया और एक्चुअल अमाउंट से ही डेबिट किया, गलती डेबिट साइड पे नहीं हुई, गलती सिर्फ क्रेडिट साइड पे हुई, कैश को आपने ज्यादा क्रेडिट कर दिया। अब अगर आपसे कहा जाए इसको रेक्टिफाई करो तो मैं देखो रेक्टिफाई कैसे करूंगी। अब ओवरकास्टिंग है, ठीक है, आपने परचेजेस को 534 से डेबिट करना था, 543 से ज्यादा डेबिट, परचेजेस भी ज्यादा डेबिट हो गई, कैश भी ज्यादा क्रेडिट हो गई। ओवरकास्टिंग के इशू में डेबिट को क्रेडिट कर दोगे, क्रेडिट को डेबिट, तो मेरी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी? रेक्टिफाइंग एंट्री में ब्लू इंक से यहां शो कर रही हूं, कैश अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा और परचेज अकाउंट जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। कितने से? जितने से जनाब अमाउंट का रौला बना है, और अमाउंट जो ओवरकास्ट हुई है वो 9 रुपीज से हुई है। इससे होगा क्या? कैश के अकाउंट में आप ऑलरेडी 543 ट्रांसफर कर चुके हो क्रेडिट साइड पे, जब कैश अकाउंट 9 से डेबिट होगा तो वो ऑटोमेटिकली सही अमाउंट पे आ जाएगा 534 पे। इसी तरह परचेजेस के अकाउंट में होगा, परचेजेस को आपने गलती से 543 से डेबिट कर दिया जबकि वो कम अमाउंट से डेबिट होना चाहिए था, इसलिए परचेजेस को आपने 9 से जब क्रेडिट कर दोगे तो ऑटोमेटिकली 543 में से 9 कैंसिल होकर परचेजेस के अकाउंट में एक्चुअल अमाउंट 534 स्टैंड कर जाएगी। यहां कहीं सस्पेंस इन्वॉल्व नहीं हुआ। अगर ये अंडरकास्टिंग होती कि एक्चुअल अमाउंट अगर 543 होती, गलती से आपने 534 रिकॉर्ड कर दिया, 9 से अंडरकास्टिंग होती, तो अंडरकास्टिंग में परचेजेस को डेबिट करते, कैश को हम क्रेडिट करते हैं। चलो मैं फर्दर एग्जांपल से आपको क्लैरिफाई करती हूँ। हम पार्शियल की तरफ आते हैं। पार्शियल की तरफ देखो क्या मिस्टेक हुई, परचेजेस को 534 से डेबिट होना चाहिए और 534 से ही डेबिट हुआ। इसका मतलब है इसकी करेक्शन की हमें जरूरत नहीं है। जहां तक बात है आपके कैश वाली साइड पे, कैश के अकाउंट को आपने 9 रुपीज से ज्यादा क्रेडिट कर दिया, तो उसको करेक्ट करने के लिए मैं क्या करूंगी? कैश अकाउंट को 9 रुपीज से डेबिट कर दूंगी, क्रेडिट किसको करूं? अब यहां परचेजेस की तो गलती नहीं हुई। पहले वाले एरर में हमने सपोज किया था कि परचेज का अकाउंट भी रॉन्ग था और सेम अमाउंट से रॉन्ग था। रेक्टिफिकेशन में ना डेबिट मिस हुआ ना क्रेडिट, वहां सस्पेंस की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि दोनों साइड पे मिस्टेक थी। जहां पे भी वन साइडेड मिस्टेक होगी वहां पे सस्पेंस आएगा। तो अब मैंने यहां क्या करना है? क्रेडिट साइड पे सस्पेंस अकाउंट 9। हाँ जी, कितने स्टूडेंट को ये बात क्लैरिफाई हुई है? बाकी सोए में या क्लियर नहीं हुआ? चलें, शुक्रिया बेटा, सबको क्लियर हो गई। चलें अब हम एक और एग्जांपल से इसको फर्दर क्लैरिफाई